Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 दिसंबर 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, क्लाइमेट, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है। लास्ट में आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। ना आगे आते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ। वहाँ पे जाके आपने लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आपने इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा। वहाँ पे जाके फिर से लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साइंस के काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल तो शुरुआत करेंगे अपने जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट टॉपिक को, जहाँ पे हम बात करेंगे गरबा डांस की। आपको पता होगा गरबा डांस पहले कुछ दिनों में कई ज़्यादा न्यूज़ में रह चुका है। कई सारे अलग अलग अखबारों में इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं। रीज़न क्या है? यूनेस्को ने गरबा डांस को अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में ऐड कर दिया है। इस वजह से दोस्तों गरबा डांस चर्चा में है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि हाल ही में गुजरात से बिलोंग करने वाला जो ये गरबा डांस है वो न्यूज़ में था, उसको कौन सी लिस्ट में ऐड किया गया है? तो ध्यान रखना इस लिस्ट का नाम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। कौन रिलीज करता है? यूनेस्को, या यूनेस्को इसको मेंटेन करने का काम करता है बेसिकली। तो गरबा डांस एग्जैक्टली क्या है, यहाँ से भी आपसे प्रीलिम्स के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों एक डिवोशनल डांस है। अगर आप देखोगे तो जो नवरात्र का त्यौहार चलता है, तो नवरात्र पर ये पूरे 9 दिन दोस्तों इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, गरबा डांस को। ये डांस पूरे गुजरात में आपको परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। गुजरात से ही बिलोंग करता है, तो आपने ये जो बात है इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इस दौरान यानी नवरात्र के दौरान जब यहाँ पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है तो कल्चरल विजुअल एक्सप्रेशन वगैरह यहाँ पर दोस्तों शो किए जाते हैं इस गरबा डांस के थ्रू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये डांस अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ठीक है, बहुत सारी जो अलग अलग डाइवर्स और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों, वो साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं इस डांस में, जिससे कि कम्युनिटी के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो इनका रिलेशंस हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं। तो गरबा डांस का ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड हो चुका है। तो क्या ये भारत की पहली कोई ऐसी चीज़ है जो इस प्रकार के धरोहर में ऐड हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। ये 15वां कल्चरल आइटम है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, एक तो आप लोग जैसे देखते होंगे मॉन्यूमेंट वगैरह, हमारे जितने भी स्मारक हैं उनमें से कई सारे पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स अलग अलग लिस्ट में हैं, प्रोटेक्टेड लिस्ट में हैं। उसी प्रकार से ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस होते हैं। ठीक है, ये भी धरोहर है, लेकिन ये इंटेंजिबल है। आपने इंटेंजिबल का वर्ड पता होगा। इंटेंजिबल बेसिकली जिसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, उस एक्सप्रेशन को जी सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई ट्रेडिशन हो गया, कोई डांस परफॉर्म करना, सॉन्ग हो गया, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर फील की जा सकती हैं, इसको छू नहीं सकते हम। तो इस तरीके की कई सारी धरोहर हैं हमारी, सोशल प्रैक्टिस हैं, रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, नॉलेज है, प्रैक्टिस है। तो इन जैसी चीज़ों के लिए अलग से लिस्ट बनाई गई है जिसको दुनिया में एक पहचान दी जाती है। उसी तरीके से गरबा डांस है जिसको अभी इसमें ऐड किया गया। और इससे पहले यानी कि ये तो गरबा डांस 15वें नंबर का हमारा कल्चरल आइटम है जो कि इस लिस्ट में ऐड हो चुका है। 14वें नंबर यानी कि इससे पहले जो चीज़ ऐड हुई है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा से पहले कौन सी चीज़ ऐड हुई थी इस लिस्ट में, ज़रा आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम मेंशन कर सकते हो, क्योंकि द हिंदू के वीडियो मैंने पढ़ाया था। मैं मानता हूँ कि आपको पता होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताने की कोशिश करना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल में दोस्तों, जामुन ट्री के बारे में बात की जा रही है। बात करेंगे जामुन के बारे में, इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, जामुन के एग्जैक्टली क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं आखिरकार हम इसका डिस्कशन कर क्यों रहे हैं।
तो हाल ही में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो भोपाल के अंदर में स्पेशली उसके जो रिसर्चर हैं, उन्होंने हाल ही में पहला जीनोम सीक्वेंसिंग की है जामुन ट्री की। इस वजह से जामुन ट्री चर्चा में आ चुका है। तो जामुन ट्री को लेकर आपसे कई बार क्वेश्चन बन सकता है। जामुन ट्री को हम लोग यहाँ पे जम्बोलन या ब्लैक प्लम भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ब्लैक प्लम। ठीक है, तो ये जो ट्री है दोस्तों, ये ट्रॉपिकल ट्री फैमिली से बिलोंग करता है। और नेचुरली अगर हम बात करेंगे भारत में और साथ ही साथ में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये पेड़ पाए जाते हैं, जामुन पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो स्पीशीज़ है वो 1193 स्पीशी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें जामुन भी ऐड है। कौन सी मिट्टी में इसको ग्रो करना ज़्यादा पसंद है? तो दोस्तों जो डीप लोमी सॉइल होती है वो सबसे बढ़िया सॉइल होती है यहाँ पर इस जामुन को बढ़िया तरीके से ग्रो करने के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, प्लस जहाँ पे आप कह सकते हो कि क्लाइमेट अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, ठीक है, थोड़ा सा गर्म हो, हल्का सा सूखा वेदर हो, ड्राई वेदर हो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर ये जामुन बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकता है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हमारे आयुर्वेदा के अंदर इस ब्लैक प्लम को यूज़ किया गया है एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अलग अलग प्रकार के दर्द को, अलग अलग प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए, जैसे स्टमक के अंदर प्रॉब्लम होना जामुन दूर कर सकता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा, डायरिया। तो दोस्तों इस प्रकार की इश्यूज़ को यहाँ पे जो ये ब्लैक प्लम है इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है EEH के बारे में। ये दोस्तों यहाँ पर एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जो कि न्यूज़ में बनी हुई है। इसकी फुल फॉर्म है एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेस वायरस। तो ये जो वायरस है ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या, हाल ही में ICAR, ठीक है, तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली के अंदर में, इन्होंने यहाँ पर ये देखा कि जो एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेस वायरस है इसका जो सबटाइप है दोस्तों, ठीक है, ये बीमारी को फाउंड किया गया। स्पेशली इसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है? हमारे जो भारत के अंदर एशियन एलिफेंट पाया जाता है, आपको पता होगा जो हाथी हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एशियन एलिफेंट, दूसरे होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट ऑब्वियसली बात है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, एशियन एलिफेंट जो है ये हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम किस तरीके से फैल रही है, इसका स्टेटस को फाउंड किया गया, इस वजह से दोस्तों ये जो बीमारी है वो न्यूज़ में है। ठीक है, तो एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेस वायरस ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो कि इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पर, ये वायरस अगर किसी भी हाथी को हो जाता है उसके लिए जानलेवा माना जाता है। स्पेशली एशियन अफ्रीकन दोनों एलिफेंट्स के लिए जानलेवा है, स्पेशली वो एलिफेंट्स के लिए जिनकी एज 1 से लेकर 12 साल के बीच में है। ठीक है, यानी हाथी के बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक है। और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ये बीमारी किसी को लगती है, वायरस किसी को लगता है, तो ये ट्रांसमिट हो सकता है एक हाथी से दूसरे हाथी में, डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से, बॉडी फ्लूइड के माध्यम से। यानी मान लो एक एलिफेंट जिसको यहाँ पर ये वायरस से अफेक्टेड है वो, तो उसके जो बॉडी फ्लूइड यानी उसकी जो लार वगैरह है, सलाइवा वगैरह है, पसीना वगैरह है, तो उसके कॉन्टैक्ट से भी यहाँ पर दूसरे हाथी को ये बीमारी हो सकती है। फिर बात आती है सिम्टम्स की, लक्षण क्या है इसमें? तो लक्षण में दिखाई ये पड़ता है जिस भी हाथी को ये बीमारी हो जाए तो इससे उसकी जो भूख है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो उसकी नोज़ है वो चलने लगती है, उसकी जो ग्लैंड्स है वो सूज जाती हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर इसके लक्षण हैं। बाकी ट्रीटमेंट क्या है? इसके अंदर में कुछ एंटी वायरल थेरेपी दी जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की यहाँ पर थेरेपी देने की बात की जाती है, या फिर कह सकते हो इम्यूनो स्टिमुलेंट ड्रग्स यानी सेलेनियम और वाइटामिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर कभी कभी एंटीपायरेटिक्स या एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया जाता है ताकि जो बुखार वगैरह है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके की जो मेडिकेशन है उसका यूज़ कर रहे हैं। वैसा कोई प्रॉपर एक अलग से जो सेपरेट ट्रीटमेंट होता है वो इस प्रॉब्लम का नहीं है दोस्तों। ठीक है, ह्यूमन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों, ना ह्यूमन के लिए ना ही एनिमल के लिए कोई प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। बस हम कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ थेरेपी या कुछ ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है इस वायरस के बारे में, ये वायरस क्या है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना यार, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप उस पर प्रेस करोगे मुझे सपोर्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा। 2000 लाइक्स का डेली टारगेट होता है, आप प्लीज़ उसको अचीव करवा दिया करो। आपको पता होगा कल वीडियो नहीं आया था, लेकिन कल संडे था, संडे में वीडियो नहीं आता, लेकिन बाकी मंडे टू सैटरडे हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। अभी मेरी कोशिश चल रही है मैं लगातार इन वीडियोज़ को कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है, अब बात आती है सोलर ऑर्बिटर की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हुआ क्या,
यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो ये सोलर ऑर्बिटर है, ये आप देख पाओगे, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। अभी तक का दुनिया का पहला इंस्ट्रूमेंट जो कि सूर्य के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच पाया है वो यही है, सोलर ऑर्बिटर। जिसने सूर्य की क्लियर इमेज भेजी है वो यही है। सूर्य के पास में अगर कोई इंसानी बनाई हुई चीज़ करीब में है वो यही है, सोलर ऑर्बिटर दोस्तों। ठीक है, तो हुआ भी एग्जैक्टली यही कि हाल ही में इस सोलर ऑर्बिटर ने हमारे इस पूरे कंप्लीट सूर्य का, उसका आउटर एटमॉस्फेयर, उसका कोरोना वगैरह सारा अच्छे से पूरा इमेज, डिटेल्ड इमेज खींच के भेजा है। इस वजह से सोलर ऑर्बिटर चर्चा में है। तो सोलर ऑर्बिटर क्या है? एक प्रकार का सन ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है जिसको किसने बनाया है, ध्यान रखना। एक तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि अभी यहाँ पर ये फोटो को कैप्चर की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ में मिलकर काम किया, यानी कि यूरोप और अमेरिका दोनों का ही एक जॉइंट मिशन है ये सोलर ऑर्बिटर, जिसका मेन काम क्या है, हमारे सूर्य को ऑब्जर्व करना। इसके अंदर 10 अलग अलग प्रकार के यंत्र लगाए गए, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए, जिसका मेन काम होगा सूर्य का अध्ययन करना, उसका स्टडी करना और सूर्य कैसे काम करता है उसकी वर्किंग को प्रॉपरली देखना। समझ गए? तो अभी तक की सबसे कठिन तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया है और इसको सूर्य तक भेजा गया है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने करीब से सूर्य को किसी ने देखा हो। तो दोस्तों इस प्रकार की जो फोटोज है वह भी कैप्चर की गई हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो सोलर ऑर्बिटर है ये सूर्य को इतने करीब से देखेगा, साथ ही साथ में उसके जो पोलर रीजन्स हैं, सूर्य का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दोस्तों पहली बार उसको भी अच्छे से तरीके से एनालाइज किया जाएगा। तो ये मिशन अभी लॉन्च हुआ है क्या? नहीं, ये लॉन्च तो ऑलरेडी 10 फरवरी 2020 में हो चुका था। इसका जो पहला इमेज है वो इसी साल, मतलब 2020 में ही जून के महीने में आ चुका था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, थोड़े समय बाद इसने और ज़्यादा करीब वाली इमेज दिखाई, क्योंकि यहाँ पर ये जो सोलर ऑर्बिटर है ये सूर्य के इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इलेप्टिकल ऑर्बिट क्या है? तो इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब दोस्तों इस प्रकार का ऑर्बिट होता है। एक तो यहाँ पर हो गया, बस ऐसा चक्कर लगा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो इलेप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि ये जो मान लो सैटेलाइट घूम रही है तो एक बार ये सूर्य के करीब जा रही है, यहाँ से आप देख पाओगे डिस्टेंस कम है, और एक बार ये सूर्य से काफ़ी दूर जा रही है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस कम ज़्यादा इस तरीके से यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, तो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो कर रही है। इस ऑर्बिट के बारे में ध्यान रखना। इसका जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, यानी कि क्लोजेस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस वाले पॉइंट की, जब सैटेलाइट यहाँ पे आती है ना, तो पता है वो सूर्य से कितनी दूर रह जाती है? उस सैटेलाइट से लगभग 40 मिलियन किलोमीटर दूर रह जाता है सूर्य, जो कि मतलब मरकरी के ऑर्बिट से भी ज़्यादा करीबी डिस्टेंस है। तो मतलब ज़्यादा डिस्टेंस रह नहीं गया दोस्तों, बहुत ही करीब यहाँ पर सूर्य के लगभग ये पहुंच चुका है। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, सूर्य में बहुत एनर्जी है। ये 40 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस बचा हुआ है सूर्य से, ये भी फिर भी काफ़ी है दोस्तों। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया ज़रा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये आप देख पाओगे वो पूरा यंत्र को तैयार किया गया है सूर्य से 42 किलोमीटर की दूरी पर या 40 किलोमीटर की दूरी पर, आप कह सकते हो सबसे करीब ये पहुंच जाता है। आप कहोगे जलेगा नहीं क्या? ये आप ऊपर ब्लैक कलर का जो देख रहे हो ना, ये हीटिंग शील्ड है। इस हीट शील्ड को टेस्ट किया गया कि 500 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो भी इसको यह हैंडल कर लेगा। इसके अंदर टाइटेनियम, कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम वगैरह का यूज़ किया गया है। ठीक है, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज जो तो इसके अंदर लगाए गए हैं ना, जो सूर्य का अध्ययन करेंगे, वो इसी शील्ड के पीछे लगे हुए हैं, ताकि यहाँ पर वो बचे रहें। ऐसा ना हो सूर्य की गर्मी उसको पिघला दे। हीट शील्ड उनको बचा के रखेगी और वो पीछे से ही यहाँ पर अपना सारा काम करेंगे, स्टडी करने का काम करेंगे। समझ गए? बाकी इस पूरे सैटेलाइट को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो रोटेटिंग सोलर एरेज भी लगा रखे हैं, ताकि यहाँ पर वो रोटेट हो सकें। सूर्य से होने वाले जो डैमेज है वो अचानक से ना पड़े, ये रोटेट होते रहें बस खाली। समझ गए? तो दोस्तों इस तरीके से ये काम कर रहा है। और इसका मेन काम क्या है? हमारे पूरे सूर्य की स्टडी करना। जैसे मैंने अभी आपको बोला, मेन कोर है, कोरोना है, स्पेशली कोरोना पे आप देख पाओगे सूर्य का जो लाइट कलर की जो रोशनी निकल रही है येलो कलर की, ये सन का आउटर एटमॉस्फेयर है। इन सब की स्टडी करेगा, सोलर विंड की स्टडी करेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टडी की जाएंगी दोस्तों यहाँ पे इसी पर्टिकुलर मिशन से। ठीक है, तो सोलर ऑर्बिटर क्या है, आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। आप इसके बारे में सभी को बता भी सकते हो। आगे आते हैं। अच्छा हाँ, ये जो मिशन है कब तक काम करने वाला है? यह मिशन दोस्तों अपने अंत तक काम करेगा, 2027 तक। 2027 तक इसका मतलब एक लास्ट लिमिट बताई जा रही है। अगले आर्टिकल में आएंगे। यहाँ पर बात की जा रही है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। ये भी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। और दोस्तों इसी के बेसिस पर आज का जो हमारा थंबनेल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या? रिसर्चर्स ने ये देखा है पिछले कुछ सालों में जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, MS जिसको बोल सकते हैं, ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आई है लोगों में।
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या? एक प्रकार की बहुत ही खतरनाक डिजीज जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करती है, यानी हमारी दिमागी संबंधित दोस्तों एक सबसे बड़ी बीमारी है। एग्जैक्टली यहाँ पर इसके अंदर होता क्या है वो भी एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये समझो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली बीमारी है ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है दोस्तों। इसमें होता क्या है, इसमें ना जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे सेल्स को अटैक करता है माइलिन के अंदर। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ये फोटो देखो, इस फोटो में आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ये एक पर्सन है, इनका ये ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं दोस्तों, जो कि पूरा कांटेक्ट बना रही है, हमारे पूरे ब्रेन को कनेक्ट कर रही है, ब्रेन को बाकी बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर इस नर्व को बचाने के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए इसके ऊपर एक शील्ड होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं माइलिन। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यही प्रॉब्लम होती है कि जो ये प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन है, जो ये आपको माइलिन देखने को मिल रहा है, जो इसके ऊपर बाइंड हुआ हुआ है, एक्सॉन के ऊपर बाइंड हुआ हुआ है, यही दोस्तों जो शील्ड है ऊपर से ये बेकार होनी शुरू हो जाती है। यही प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है सूजन की वजह से या दूसरे कारण की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो नर्व सेल है वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, प्रॉपर काम नहीं कर पाती, क्योंकि नर्व सेल को बचाने के लिए ही तो ये माइलिन काम कर रहा है ना, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारे सेल्स को जो कि माइलिन में प्रेजेंट है। और माइलिन क्या है, जो कि हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को बचा कर रखती है। तो अगर माइलिन को डैमेज पहुंचेगा तो मतलब सीधा जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो नर्व सिग्नल्स हैं जो आपके ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट्स में नसे जा रही हैं, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है पूरे बॉडी पार्ट को, वही मेन सिस्टम काम करना बंद कर जाएगा। और इस डैमेज से क्या होगा, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इवन आंखें तक बर्बाद होनी शुरू हो जाएंगी। इवेंचुअली यहाँ पर क्या होता है, जो बीमारी है दोस्तों धीरे धीरे लोगों के अंदर एक परमानेंट डैमेज क्रिएट करनी शुरू कर देती है। इससे एक पूरी मतलब कह सकते हो जो बॉडी है ना वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाती है। एग्जैक्टली क्या क्या होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो आप देख पाओगे एक नॉर्मल नर्व सेल है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन में होता है, लेकिन ये नर्व सेल स्क्लेरोसिस के साथ में, क्योंकि ऊपर से जो माइलिन है इसने यहाँ पे बचा रखा है इसको, यहाँ पे माइलिन बेकार हुआ तो यहाँ पे जो हमारा पूरा ये नर्व सेल है वो पूरा बेकार हो गया। यहाँ पे जो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पा रही है दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मेन रीजन, मेन खेल किसका है यहाँ पर, माइलिन का। ये बर्बाद हुआ मतलब पूरा नर्व सिग्नल जो है हमारा बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये सबसे ज्यादा महिलाओं को अफेक्ट करता है। ये बीमारी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है। और यह डिसऑर्डर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 से 40 उम्र की महिलाओं में सबसे ज्यादा ये नजर आएगा या लोगों में नजर आएगा। इसके और भी मेन कारण हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक इन्फेक्शियस एजेंट जैसे वायरस वगैरह भी मेन कारण हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी दोस्तों ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिपेंड करता है पेशेंट्स के ऊपर में, भाई उसको किस लेवल की प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है यहाँ पर उसकी नर्व फाइबर ज़्यादा डैमेज ना हुई हो, या हो सकता है उसकी नर्व फाइबर ज़्यादा डैमेज हो गई हो। अगर ज़्यादा डैमेज नहीं होंगी, थोड़े बहुत लक्षण दिखाई देंगे, जैसे देखने वगैरह में परेशानी होगी, बॉडी से काम नहीं कर पाएगी। और जो सीवर केसेस होते हैं, जो बहुत खतरनाक केसेस होते हैं दोस्तों, उसके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत ज़्यादा किस लेवल पर बढ़ जाती है इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। एक इंसान को पैरालिसिस हो सकता है, उसको देखना बंद हो सकता है, चलने फिरने की प्रॉब्लम हो सकती है। अब सवाल यह है क्या कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बड़ी भयंकर बीमारी है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हाँ, कोई इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत कोर्सेस हैं दोस्तों इस बीमारी के, जिसमें हम इन लक्षणों को बस खाली मैनेज कर सकते हैं। एक पर्सन को अटैक से थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली ट्रीटमेंट या कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में मेगा माउथ शार्क के बारे में बात की जा रही है। एक ऐसी शार्क जिसका जो मुंह है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलता है। ये काफ़ी न्यूज़ में रही है। तो हुआ क्या, एक प्रेग्नेंट मेगा माउथ शार्क, एक डीप वाटर स्पीशी जो पानी में बहुत ही गहराई में पाई जाती है, ऐसी प्रजाति हाल ही में डिस्कवर की गई है फिलीपींस के अंदर में, जिस वजह से ये न्यूज़ में बनी हुई है। तो मेगा माउथ शार्क दोस्तों यहाँ पर एक्सट्रीमली रेयर स्पीशी है, बहुत ही मुश्किल से या ना के बराबर दिखाई देती है। इसका साइंटिफिक नेम है मेगाश्मा पेलागियोस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये शार्क कहाँ पे पाई जाती है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर में। इसको समुद्र के अंदर बहुत ही गहराई में वार्म वाटर में रहना पसंद है। ये जो स्पीशी आपको दोस्तों देखने को मिलती है ये केवल कुछ मिनटों के लिए कभी कभी दिखाई पड़ जाती है। अभी तक साइंटिस्ट ने केवल 60 के आसपास इस प्रकार की प्रजातियों को देखा होगा या इसके बारे में कैप्चर किया होगा। इतना दिखाई नहीं देती हैं, कुछ मिनटों के लिए दिखाई पड़ती हैं।
तो हाल ही में फिलीपींस के अंदर दिखाई पड़ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। इसी वजह से मेगा माउथ ये जो शार्क है वो चर्चा में है। अब सवाल यह है, इसको मेगा माउथ क्यों बोलते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। दोस्तों एक बहुत ही बड़े साइज की स्पीशी है, पता है इसका वजन 1000 किलोग्राम से ज़्यादा हो सकता है। 1215 किलोग्राम के आसपास इसका वेट होता है, ये मिनिमम वेट है। और ये शार्क कम से कम कह सकते हो, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 515 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। जो फीमेल वाली शार्क होती हैं ये मेल से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती हैं, और इनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है, इनका हेड थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इनकी पहचान आराम से की जा सकती है। अब कलर अलग अलग होता है, ग्रे से ब्लू, ब्लू से ब्लैक, इस तरीके के कलर यहाँ पर दोस्तों दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इनके जो दांत है हुक के जैसे हैं, प्लस यहाँ पे दांत के साथ साथ इनके मुंह में फिल्टर फीडर लगा होता है। यानी जब यहाँ पर फिल्टर फीडर एक तरीके से वाइट कलर का आपको ब्रश जैसा दिखाई पड़ेगा, तो होता है जब यहाँ पर ये मछलियाँ तैरती हैं, शार्क तैरती है, तो इसका माउथ लगातार खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, ताकि यहाँ पर जो इसका शिकार है, प्लैंकटन वगैरह खाने का काम करते हैं, वो फिल्टर होकर इसके मुंह में पहुंच सके। और इसके मुंह जो है, अंदर से जो मुंह होता है इस शार्क का, वो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के साथ में कवर होता है। ठीक है, यानी लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एक छोटे छोटे ऑर्गन है जो कि इसका माउथ जिससे कवर है। अब क्या होता है कि इसका जो शिकार है आगे, इसने तो मुंह खोला हुआ है शार्क ने, और उसके अंदर से वो ऑर्गन दिख रहे होंगे कि हाँ भाई ये ऑर्गन है। अब छोटे मोटे जानवर यहाँ पे वो ऑर्गन खाने की कोशिश करेंगे और सीधा उसके मुंह में चले जाएंगे वो। ठीक है, तो इससे यहाँ पर शिकार जो है वो और करीब आ जाता है शार्क के। तो ये चीज़ आपको नजर आएगी। बाकी इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कुछ पूछा गया तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो IUCN में दोस्तों इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी यानी कि अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो इसके आज के समय पर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये थे फाइनली हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स। अब देखते हैं आप लोगों ने कितने अच्छे से या कितने मेमोरी के साथ में सारी चीज़ों को सुना है। अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर होगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। लास्ट में मैं एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताऊंगा ताकि आप मैच कर सको, देख सको क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सोलर ऑर्बिटर को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जॉइंट मिशन है नासा और इसरो के बीच का। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो सोलर ऑर्बिटर है ये इलेप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करता है हमारे सूर्य की। ठीक है, और पहली बार यहाँ पर सूर्य का जो पोलर रीजन है वो भी यहाँ पर स्टडी की जाएंगी। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्या है। ऑप्शन नंबर A, क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या B, क्या ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, या C, या ये क्रोनिक डिजीज है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या फिर D, क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे मेगा माउथ शार्क के बारे में पूछा गया। तो मेगा माउथ शार्क को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो शार्क है एक्सट्रीमली रेयर स्पीशी है, बहुत ही मुश्किल से दिखाई पड़ने वाली ये शार्क है जो कि वार्म ओशन वाटर में पाई जाती है। दूसरा, इस शार्क को दोस्तों हम लोगों ने IUCN रेड लिस्ट के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया हुआ है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पे आपसे गरबा डांस के बारे में पूछा गया। तो गरबा डांस को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, गरबा डांस मेनली नवरात्र वाले त्योहारों पर परफॉर्म किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि गरबा डांस को रिसेंटली यूनेस्को का जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, उसमें लाया गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या D दोनों गलत हैं। तो दोस्तों आज हमारे आर्टिकल्स भी कम थे और क्वेश्चंस भी ऑब्वियस सी बात है कम ही बनेंगे जब आर्टिकल कम है। तो देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। ज़रा से क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ थे नहीं। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था गरबा डांस को लेकर, बताओ 2 स्टेटमेंट से कौन सा सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सिंपल सी बात है। गरबा डांस के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, पहले आर्टिकल में पढ़ा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ये आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है मेगा माउथ शार्क को लेकर, बताओ 2 स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना बनता है। पहला वाला सही है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ये डीप वाटर में पाई जाती है जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा वाला गलत है, क्यों? क्योंकि मेगा माउथ शार्क को IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं कवर किया है, इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। समझ गए? दैट इज वाई 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्या है।
तो एक प्रकार की क्रोनिक डिजीज़ है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। आपको पता है ना माइलिन के बारे में, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है हमारे लिए। वो डैमेज होगा तो उससे पूरा ब्रेन का नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है ये। फिर पूछा गया आपसे सोलर ऑर्बिटर के बारे में, बताओ दो स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा सही है। पहला वाला बोलता है कि एक जॉइंट मिशन है नासा और इसरो के बीच का। ऐसा कुछ है क्या? ये तो गलत है। नासा तो सही है लेकिन इसरो इसरो नहीं है दोस्तों। यहाँ पे है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। तो नासा और ईएसए के बीच का दोस्तों ये मिशन है। दैट इज वाई पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है क्योंकि यहाँ पर सोलर ऑर्बिटर बेसिकली इलेप्टिकल ऑर्बिट में फॉलो कर रहा है सन को, यानी ये सूर्य है और ये रहा इलेप्टिकल ऑर्बिट जो कि सूर्य से एक बार करीब रहेगा और एक बार दूर रहेगा। तो इस वजह से सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे डिस्कशन और ये थे सारे क्वेश्चंस। 3 ही क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है शायद आप लोगों ने सभी क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।